अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली इसके क्वेश्चंस एमसीक्यूज पेपर के अंदर आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या एमसीक्यूज हो, तो मोस्टली इस टॉपिक को जो है वो ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। तो टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल का मोशन होता है वो मोशन इन 2 डायमेंशन होता है। लेकिन इससे पहले जो मोशन को हमने स्टडी किया था वो मोशन इन 1 डायमेंशन था। कुछ उसके एग्जांपल्स में आपको बता देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और आप ये समझ पाएँ कि मोशन इन 2 डायमेंशन किस तरह से होता है। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन दैट इज मोशन इन 1 डायमेंशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? मोशन इन 1 डायमेंशन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल आप देखें कि ये देखें, एक गाड़ी जो है वो एक स्ट्रेट रोड पे बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में जो है वो मूव कर रही है और ये जो इसका मोशन है वो किसी एक ही डायमेंशन में है अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? मोशन इन 1 डायमेंशन। इसी हिसाब से अगर किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड इस तरह से फेंका जाए तो इस टाइप ऑफ मोशन को भी, क्योंकि इसका मोशन सिर्फ एक ही एक्सिस पे है दैट इज वाई एक्सिस, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड इसको फेंका जा रहा है, तो इस किस्म के मोशन को भी हम क्या कहते हैं? मोशन इन 1 डायमेंशन। अब हम देखते हैं कि मोशन जो है वो 2 डायमेंशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो मोशन इन 2 डायमेंशन होता है। अब सेम टाइम पे एक ही टाइम में ये मोशन 2 डायमेंशनली कैसे होगा, किस तरह से होगा? इसके लिए एक और एग्जांपल है हमारे पास। नाउ वी कंसीडर द मोशन ऑफ अ बॉल व्हेन इट थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सर्टेन हाइट। अगर किसी बॉल को सर्टेन हाइट से, किसी ऊंचाई वाली जगह से, किसी खिड़की में से या किसी बिल्डिंग की खिड़की में से, कहीं से भी अगर किसी बॉल को हम हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो फिर उस किस्म के मोशन को हम कैसे देखते हैं, उसको हम किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं? ध्यान से देखें इसमें। ये देखें, ये एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस बॉल को इस तरह से फेंक दिया। अब जैसे ही बॉल गया है तो आप देखें कि ये एक कर्व सा पाथ जो है वो इसका ही बन गया है। तो इसका जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल पे भी है, मतलब एक्स एक्सिस पे भी है, और इसका मोशन जो है वो वाई एक्सिस पे भी है। सेम टाइम पे ये 2 डायमेंशन जो है वो कवर कर रहा है, एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे भी है। तो when it is thrown horizontally from a certain height, it is observed that the ball travels forward as well as falls downward. मतलब फॉरवर्ड भी जा रहा है, आगे की तरफ भी जा रहा है, एक्स एक्सिस पे भी है, और सेम टाइम पे ये फॉल्स डाउनवर्ड भी आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ भी आ रहा है। इसका मतलब है कि एक हाइट तो है ही, तो हाइट की वजह से ये वर्टिकल मोशन भी इसका हो जाएगा, और जैसे ही ये इसको हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है तो इस हिसाब से इसका मोशन एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे भी है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें कि यहाँ से ये बॉल अगर इस तरह से जाएगा तो मोशन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स ये एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। इसी हिसाब से ये वर्टिकली नीचे की तरफ, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करती है, एक फोर्स जो हॉरिजॉन्टली है। अगर किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है तो वो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो होगा, उसके हिसाब से वो उस बॉल को इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर इसको एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल कर दें तो उस सूरत में सिर्फ एक ही फोर्स इसके ऊपर लगेगा। वो फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जाती है। ठीक है, इसी हिसाब से नाउ वी गिव इट सम इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? v नॉट एक्स। अगर वो हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है तो v नॉट एक्स हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो v नॉट जो है वो रिप्रेजेंट करता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी को। अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो v नॉट एक्स इसको हम करके लिखेंगे in the horizontal direction. The velocity can be resolved into horizontal components vx and vertical components vy as shown in figure. अगर आपको याद है तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का हमने एक टॉपिक हमने पढ़ा था, जिसमें हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया था बिटवीन 2 कंपोनेंट्स के दरमियान, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान। फिर हमने उसको क्या किया था? उस वेक्टर को हमने रिजोल्व किया था एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। तो यहाँ पे भी इस तरह से ही कुछ है। अगर किसी बॉडी को किसी सर्टेन एंगल पे, मतलब
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। तो एक्स एक्सिस के हिसाब से, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ वो एक एंगल बनाता है जिसको हमने थीटा का नाम दिया होता है, तो थीटा का जो यहाँ पे वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से अबव होना चाहिए और 90 डिग्री से लेस होना चाहिए, किसी सर्टेन एंगल पे होना चाहिए। तो उस सूरत में वो बॉडी जो है उसकी जो वेलोसिटी होगी फिर वो रिजॉल्व हो जाएगी इनटू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ ये वी एक्स बन जाएगा और वाई एक्सिस के साथ ये वी वाई बन जाएगा, इस तरह से। तो देखें यहाँ पे ये इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली, मतलब ये एक्स एक्सिस पे भी होगी और वाई एक्सिस पे भी होगी, ठीक है। अब इस सूरत में दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। वाइल वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीजेस, इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट कर रही होगी। तो एक चीज़ और अगर आप अंडरस्टैंड कर लें कि जब भी हम बॉडी को किसी नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस सूरत में इसकी वेलोसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाती है। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तो फिर जब वो ग्राउंड की तरफ वापस आता है तो फिर इसकी वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो वेलोसिटी में जब चेंज आ जाता है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से हम कहते हैं कि इस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो फिर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो while vertical components increase linearly with time, thus the motion follows a curved। अब देखें कि आपको जो इसका शेप नजर आ रहा है, इस पाथ का जो आपको शेप नजर आ रहा है, एक कर्व सा शेप है। एक्चुअली इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक कहते हैं। इस शेप को हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक कहते हैं, पैराबोलिक पाथ। इट्स पाथ इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। जिस पाथ को वो प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है, जो एक कर्व सा पाथ बन रहा है जिसको हम पैराबोलिक कहते हैं, इस पैराबोलिक को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। मतलब जो पाथ फॉलो हो रहा है इस मोशन की वजह से, दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशन, तो इस पाथ को हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। अब अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें तो वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या होगी। तो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि वाई डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो दिस कंपोनेंट वेरीज टाइम टू टाइम। देन vf is equal to vi plus at. This is first equation of motion. But we know that initial velocity is 0, क्योंकि जब बॉल नीचे से ऊपर की हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है, हालांकि नीचे से जब ऊपर की तरफ जाती है तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है, और सॉरी इनिशियल वेलोसिटी के साथ वो ज़्यादा है। जब हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और जब रिटर्न होना शुरू हो जाता है तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 कहलाती है। तो वो नीचे जब आएगा तो वो हमेशा फाइनल वेलोसिटी के साथ आएगा। सो बट वी नो दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सो अब vf जो है वो vy को रिप्रेजेंट करेगा। vi आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस माइनस gt, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी है तो इसलिए माइनस gt के हिसाब से। तो ये vi आपका 0 हो गया। देन vy जो इसकी फाइनल वेलोसिटी, वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी होगी, दैट इज इक्वल टू माइनस gt के इक्वल होगा। तो इस सूरत में जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की, वो vy इज इक्वल टू माइनस gt के इक्वल होती है। इसी हिसाब से अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज vf इज इक्वल टू vi प्लस at, एज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। उस सूरत में इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो सो vf दैट इज vx हो जाएगा इज इक्वल टू vi v0 x, क्योंकि यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी आपको बताई थी कि ये v0 x के इक्वल होती है। तो vx इज इक्वल टू v0 x प्लस a, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, मोशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस सूरत में इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। मल्टीप्लाई बाय t है तो 0 को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। दैट इज vx इज इक्वल टू v0 x। अब हमने क्या मालूम कर लिया, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी हमने मालूम कर ली प्रोजेक्टाइल की, दैट इज vy इज इक्वल टू माइनस gt, और इस हिसाब से इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी हमने मालूम की, दैट इज vx इज इक्वल टू v0 x के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक हो गया।
अब यहाँ पे हमने जो उसको नाम दिया हुआ है कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है, और जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको हमने वी नॉट एक्स का हमने नाम दिया हुआ है, दैट इज वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स, क्योंकि यहाँ पे आपने देखे तो यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन को ड्राइव किया हुआ है पहले से। while the vertical component of the velocity varies with time, in case of downward motion it increases and in upward motion it decreases। क्योंकि बॉल जब ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, एंड अपवर्ड मोशन में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। सो द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल फॉलोज अ कर्व पाथ। इसी सूरत में वो जो मोशन होता है उस बॉल का या किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट का जिसको आप किसी सर्टेन एंगल पे इस तरह से आप फेंकते हो, तो उस सूरत में इसकी वेलोसिटी, इसका जो पाथ होता है वो एक कर्व सा पाथ बन जाए। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे एक एंगल आपको शो हो रही है। इस बॉल को इनिशियली वेलोसिटी के साथ, दैट इज वी नॉट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, इसको ऊपर इस तरह से फेंका जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो रिजॉल्व हो रही है, दैट इज वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई। इस सूरत में यहाँ पे अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ जाता जाएगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, दैट इज वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स। ठीक है। अब जब हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो होती है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। उसके बाद ये ग्राउंड की तरफ ये वापस आना शुरू हो जाता है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी वही कांस्टेंट ही रहेगी। और उस सूरत में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी मतलब वो फाइनल वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आ जाएगा। नाउ कंसीडर फुटबॉल। एक फुटबॉल हम कंसीडर करते हैं प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एट एन एंगल थीटा with horizontal, resolving v naught into horizontal and vertical components, that is v naught x and v naught y। यहाँ पे अभी आपने फिगर में देखा कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया था तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे रिजॉल्व हो रही है v naught x और v naught y के हिसाब से। ठीक है, तो v x इज इक्वल टू v naught x और v naught x का जो मैग्नीट्यूड होता है वो v naught cos थीटा, क्योंकि ये x एक्सिस के हिसाब से। एंड जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है दैट इज vy इज इक्वल टू वी नॉट वाई इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड पे क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से हमने एक बॉल को कंसिडर किया, उसको हमने प्रोजेक्टेड किया विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट के साथ। वो बॉल जो है वो एक एंगल बना रहा था किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ विद हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस के तौर पे जानते हैं। फिर हमने इसको रिजॉल्व किया वेलोसिटी को इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज वी नॉट एक्स एंड वी नॉट वाई। उसके बाद फिर हमने वी एक्स और वी वाई का मैग्नीट्यूड जो है वो आपके सामने है, ये वी नॉट कॉस थीटा हो जाएगा और ये वी नॉट साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, किसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अ प्रोजेक्टेड बॉडी अडॉप्ट अ पैराबोलिक पाथ having horizontal and vertical components of velocity. This motion is known as projectile motion. A projected body, ये एक projected body है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है किसी certain angle के हिसाब से। Adopt a parabolic path, ये क्या बना रहा है, एक parabolic path बना रहा है। ये जो पैराबोलिक पाथ है, इस पाथ को जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। इस पाथ को हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। दिस मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस हिसाब से अगर हॉरिजॉन्टल मोशन देखें इसका इन एक्स डायरेक्शन में, तो एक्सेशन ए एक्स आपके पास क्या है, जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल में। तो वेलोसिटी क्या होगी, वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स है। अगर वो डिस्टेंस कवर करेगा, बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी, तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस एक्स, क्योंकि एस इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है, तो यहाँ पे s की जगह पे आपके पास x आ गया, इज इक्वल टू v की जगह पे v नॉट एक्स, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है और t आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन में आपने इसकी वेलोसिटी भी देख ली और उसने जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है उसका फार्मूला भी आपने देख लिया। इसी हिसाब से वर्टिकल मोशन इन y डायरेक्शन में हम देखें तो यहाँ पे एक्सेशन जो होती है ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी के इक्वल होती है, और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या होगा, दैट इज वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस माइनस जी इंटू टी। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है।
तो फर्स्ट इक्वेशन में वी वाई जो है वो वी एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और वी आई जो है वो वी नॉट वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस माइनस जी टी हो जाएगा। देयरफॉर वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस जी टी हो जाएगा। तो अगर उसका हम डिस्प्लेसमेंट भी मालूम करें तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स है तो ये डिस्टेंस कवर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे वाई आपका आ जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे इज इक्वल टू ये इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर या जी टी स्क्वायर जो भी आप कहें। दैट इज एस की जगह पे वाई आएगा क्योंकि वर्टिकल है डिस्प्लेसमेंट, तो वी आई की जगह पे वी नॉट वाई माइनस, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी है, माइनस 1/2, तो ये जी टी स्क्वायर हो जाएगा। इस सूरत में हमने हॉरिजॉन्टल मोशन एंड एक्स डायरेक्शन में भी देख लिया और वर्टिकल मोशन हमने इन वाई डायरेक्शन में भी अच्छी तरह से देख लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा चीज़ों को ज़हन में रखिएगा कि हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी मालूम की, हमने वर्टिकल वेलोसिटी भी मालूम की, हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मालूम किया, हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हमने इसका मालूम किया और दोनों उसकी वेलोसिटीज भी हमने मालूम कर ली। अब उसके बाद हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। नाउ एक्सप्रेशन फॉर द टाइम रीच्ड टू हाईएस्ट पॉइंट और टाइम फॉर अपवर्ड मोशन। जब आप उसको प्रोजेक्टेड करते हो, आप उसको बॉल को किसी ऊपर मतलब हाइट में ऐसे जैसे पैराबोलिक पाथ होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन होता है, उस तरह से जब हम इसको बॉल को फेंकते हैं तो वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, वो टाइम के लिए हमने उसकी डेरिवेशन जो है वो करनी है, उसका एक्सप्रेशन जो है वो हमने मालूम करना है। तो अब आप देखें यहाँ पे इस फिगर के अंदर, तो यहाँ पे इस बॉल को हमने किसी मतलब प्रोजेक्टेड किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो बॉल जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, ये वी नॉट के साथ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी के साथ जाएगा। अब जैसे ये बॉल यहाँ से जाते हुए इस पॉइंट तक पहुंचेगा, क्योंकि ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से लेके इनिशियल पॉइंट से लेके यहाँ से लेके इनिशियल पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। अब जाहिर सी बात है कि ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे रुक तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर ये बॉल अपनी पोजीशन चेंज करता है, फिर ये हाईएस्ट पॉइंट से ये वापस ग्राउंड की तरफ भी आता है। अब जाहिर सी बात है एक टाइम तो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लगेगा और दूसरा टाइम इसको हाईएस्ट पोजिशन से लेके नीचे डाउनवर्ड तक लगेगा जब ग्राउंड पे ये वापस आएगा। तो इसके हमने दो टाइम मालूम करने होंगे। तो सबसे पहले वाला टाइम हाईएस्ट पॉइंट तक, क्योंकि टाइम फॉर अपवर्ड मोशन है, टाइम रीच टू हाईएस्ट पॉइंट तक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, दैट इज वी है, और वी आई जो है वो वी नॉट वाई है, और वी नॉट वाई का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वी नॉट साइन थीटा होता है। इसी हिसाब से इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, क्योंकि बॉल वहां पे कुछ समय के लिए रुक जाता है, रेस्ट में आ जाता है, फिर अपनी पोजीशन चेंज करता है, वो नीचे की तरफ आता है। तो उस सूरत में इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जिसको हमने वी वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ, वो क्या होगी, वो 0 होगी। इसी हिसाब से एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस जी के इक्वल होगी, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी है। ठीक है, तो टाइम टू रीच वो हमने मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, टाइम का फार्मूला हमें मालूम करना है। नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, वी वाई आ जाएगा, वी आई की जगह पे क्या आ जाएगा, वी नॉट वाई, और वी नॉट वाई किसके इक्वल है, वी नॉट साइन थीटा के, तो यहाँ पे वी नॉट साइन थीटा आ गया, प्लस ए आपका वैल्यू क्या है, माइनस जी के इक्वल है, टी हमने यहाँ पे सेम रख दिया। अब वी वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या है, वी वाई वर्टिकल वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी वो 0 है, तो वी वाई की जगह पे हमने 0 लिख दिया, इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा सेम, माइनस जी टी भी सेम हो गया। अब माइनस जी टी जो है इसको हम इज इक्वल की तरफ लेके जाएं तो ये प्लस जी टी हो जाएगा, तो ये जी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा होगा, क्योंकि हमें टी का वैल्यू मालूम करना है, इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट मालूम करना है। therefore t इज इक्वल टू किसके इक्वल है, वी नॉट साइन थीटा के, जो चीज टी के साथ मल्टीप्लाई में इज इक्वल उस तरफ क्या हो जाएगी, वो डिवाइड में आ जाएगी। तो ये t इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी के इक्वल हो गया। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट तक। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम किसको कहते हैं,
मतलब जो इनिशियल पोजीशन से यहाँ से लेते बॉल इस तरह से जाते जाते हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसका जो टाइम होगा वो इस हिसाब से हम मालूम करेंगे। फिर हाईएस्ट पोजीशन से लेके वापस जब ग्राउंड तक आएगा तो एक और टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे होता है कि इनिशियल से लेके यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट तक जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से फिर नीचे आने में लगता है। तो इस सूरत में हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये देखें ध्यान से। इसमें क्या है, ये बॉल इस तरह से क्या कर रहा है, ये नीचे से फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, एक पैराबोलिक पाथ है, हाईएस्ट पोजीशन से फिर ये नीचे ग्राउंड की तरफ आ जाए, ठीक है। तो इस सूरत में द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी देर वो इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक जितनी देर वो एयर में रहता है, दैट टाइम इज कॉल्ड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब उस सूरत में तो यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा उसको हम कैपिटल टी से नोट करेंगे। टी इज इक्वल टू टी प्लस टी, एक टाइम वो जो नीचे से ऊपर तक जाने में लगा, एक टाइम वो जो ऊपर से नीचे आने में लगा। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू टी प्लस टी हो गया, जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको वापस आने में लगता है। तो t इज इक्वल टू टी प्लस टी, तो t प्लस टी कितना हो गया, 2t हो गया। देयरफॉर t इज इक्वल टू 2 इंटू टी, तो t अभी अभी हमने जो इनिशियल पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन तक हमारे पास जो टाइम था वो टाइम हमने मालूम किया था, दैट इज v0 sin थीटा अपॉन g। तो यहाँ पे t की जगह पे, इस स्मॉल t की जगह पे हमने इस स्मॉल t का वैल्यू जो है वो पुट करना होगा। तो यहाँ पे कैपिटल T शो कर रहा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को, दैट इज t इज इक्वल टू 2v0 sin थीटा अपॉन g। अब ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला, ये जो हमें एक फार्मूला यहाँ पे मिला है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, द टाइम इन विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक हो गया। इसी हिसाब से हमने एक्सप्रेशन मालूम किया टाइम ऑफ फ्लाइट का भी और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का भी। ठीक, अब आगे देखते हैं हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन क्या है इससे रिलेटेड, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। वो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब ये इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इसकी रेंज कहलाती है। एक्स एक्सिस पे ये इसकी रेंज कहलाती है, तो जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो रेंज के लिए हमारे पास क्या होगा, इफ इट कवर्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स इट इज नोन एज रेंज आर ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जो एक्स एक्सिस पे वो डिस्टेंस कवर करता है, जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा, तो उस सूरत में वो एक्स वाली चीज जो होगी, वो एक्स जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को, आर को। तो आर यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वेयर वी एक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द फ्लाइट। अब आप देखें कि ये बॉल यहाँ से जब ऐसे जा रहा है तो आपको फील हो रहा होगा कि ये एक ही वेलोसिटी के साथ जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो उसकी वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो यहाँ पे Vx जो होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द फ्लाइट, पूरे फ्लाइट के दरम्यान। ठीक है, एस वी नो दैट डिस्टेंस x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन s इज इक्वल टू v इंटू टी। तो s डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए हमने s की जगह पे x लिखा हुआ है इज इक्वल टू v नॉट x, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और t आपका सेम। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। वी नो दैट वी नॉट एक्स किसके इक्वल होता है, वी नॉट एक्स अभी अभी हमने देखा था प्रीवियस में, इसकी वेलोसिटी हमने मालूम की थी x कंपोनेंट में, तो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो वी नॉट कॉस थीटा होता है, और t अभी अभी हमने मालूम किया दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे ये जो t है वो टोटल टाइम को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये रेंज इनिशियल से लेके फाइनल तक, ये टोटल रेंज इसकी होगी, उसमें आपके पास इसका टोटल टाइम यूज होगा, ना कि ये वाला टाइम जो हाईएस्ट पोजीशन तक था। हमने यहाँ पे कौन सा टाइम यूज करना होगा, टोटल टाइम हमने यूज करना होगा। देयरफॉर r इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू t है, t का वैल्यू हमने पुट कर लिया दैट इज 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन g, तो ये 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन g आ गया। इसी हिसाब से अगर आप देखें तो वी नॉट यहाँ पे भी है, वी नॉट यहाँ पे भी है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये 2 कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा, तो हमने दोनों को मिला के रख दिया 2 कॉस थीटा साइन थीटा, डिवाइड में क्या है जी, तो जी दोनों के साथ डिवाइड में है। अब इसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से मतलब मैथमेटिकल फॉर्म के हिसाब से वेयर 2 कॉस थीटा साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है किसके, साइन 2 थीटा के। 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो जहां पे 2 कॉस थीटा साइन थीटा है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज साइन 2 थीटा। देयरफॉर r इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर, सेम हमने रख दिया 2 कॉस थीटा साइन थीटा की जगह पे क्या आ गया, साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे हमने साइन 2 थीटा रख दिया, डिवाइडेड बाय g हो गया। अब ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अगर आपने इसकी रेंज मालूम करनी हो, किसी भी एंगल पे वो रेंज हो, तो वो एंगल यूज करके आपने इस फार्मूले को यूज करना होगा, आपको उसकी रेंज जो है वो मिल जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब किस एंगल पे थीटा का वैल्यू वहां पे क्या होगा जहां पे इसकी रेंज जो होगी वो मैक्सिमम होगी, रेंज जो होगी वो मैक्सिमम होगी भाई। 10 डिग्री पे होगी, 20 डिग्री पे होगी, 30 पे होगी, 40 पे होगी, 45 पे होगी, 60 पे हो गई, 80 पे या 90 पे, कहां पे रेंज मैक्सिमम होगी, तो वो हमने उसकी थीटा का वैल्यू जो है वो मालूम करना होगा कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा मतलब एंगल कितनी होगी जहां पे इसकी रेंज जो हैगी, हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे हम देखें कि इट इज क्लियर दैट फॉर अ प्रोजेक्टाइल v नॉट एंड g रिमेन सेम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर आप देखें कि अगर हॉरिजॉन्टल रेंज आप इसकी मैक्सिमम रेंज मालूम कर रहे हो तो v नॉट क्या है, v नॉट जो है वो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है और g का वैल्यू तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। तो इट इज क्लियर दैट फॉर अ प्रोजेक्टाइल v नॉट एंड g रिमेन सेम, मतलब वो दोनों सेम रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। r डिपेंड्स ओनली ऑन साइन 2 थीटा, r का वैल्यू क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज का वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो साइन 2 थीटा के। इस मैक्सिमम साइन 2 थीटा इस मैक्सिमम, देन r विल बी मैक्सिमम, ये जितना मैक्सिमम होगा तो r आपका उतना ही मैक्सिमम होगा। वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, साइन 2 थीटा जो होता है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। इसको हमने प्रूफ करना होगा कि वाकई ये 1 के इक्वल है या क्या है। देयरफॉर 2 थीटा, अब 2 थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, साइन को अगर इज इक्वल को उस तरफ लेके जाए तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा। अब क्या हो गया, 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, उसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में 1 है, क्योंकि मुझे एंगल मालूम करनी है, वो मुझे एंगल चाहिए कि जिस एंगल पे आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है वो मैक्सिमम होती है, किस एंगल पे मैक्सिमम होगी। तो थीटा को हमने यहीं पे रहने दिया, 2 जो मल्टीप्लाई में था वो हम इसकी तरफ दूसरी साइड पे डिवाइड में लेके गए, तो ये साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2। अब साइन इनवर्स 1, कैलकुलेटर पे आप साइन इनवर्स लिख के 1 वैल्यू पुट कीजिएगा, आपके पास जो उसका वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 90। साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 1 90 के इक्वल होता है। इसके डिवाइड में क्या है 2 है, तो 90 डिवाइडेड बाय 2, 90 को जब आप डिवाइड करोगे 2 के साथ तो ये कितना बन जाएगा, ये 45 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, जहां पे इसकी रेंज जो है हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री पे आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो ज्यादा से ज्यादा होती है, वो मैक्सिमम होती है, ना कि 60 पे ना कि 30 पे। तो sometimes the angle 45 degree is called optimum angle. So the maximum range R maximum कहाँ पे होगा, R maximum ये देखें, R maximum is equal to, अभी अभी हमने ये फार्मूला इसका ड्राइव किया था, therefore R is equal to v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब थीटा का वैल्यू तो हमारे पास आ गया, दैट इज 45 डिग्री, तो थीटा की जगह पे हमने क्या करना होगा, इसका वैल्यू पुट करना होगा, तो ये v नॉट स्क्वायर साइन 2 45 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। अब 45 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री बन जाएगा। तो वी नॉट स्क्वायर साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय जी, वी नो दैट साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है।
तो बाकी आपके पास क्या हो जाएगा, साइन 90 अगर 1 हो गया तो 1 मल्टीप्लाई बाय वी नॉट स्क्वायर, तो सेम वी नॉट स्क्वायर बन जाएगा अपॉन जी। तो आपके पास जो आर मैक्सिमम होगा, हॉरिजॉन्टल टर्न रेंज मैक्सिमम होगी, उसके लिए आपके पास जो डेरिवेशन है, जो फार्मूला है वो क्या है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल। इस हिसाब से यहाँ पे इस फिगर में आप देखें कि सबसे पहले यहाँ पे एंगल जो बनाई गई है वो है 15 डिग्री। इस हिसाब से आप देखें कि वो कितनी रेंज जो है वो कवर कर रहा है। फिर उस हिसाब से आप देखें कि एंगल को इंक्रीज किया गया है, 30 डिग्री पे इसको फायर किया गया है, तो 30 के हिसाब से इसकी रेंज थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। फिर इसकी एंगल जो है वो चेंज की गई, कहाँ पे, 45 डिग्री पे। तो 45 पे आप देखें कि सबसे ज़्यादा रेंज जो है वो कहाँ पे है, वो 45 डिग्री पे। ठीक है, उसके बाद फिर एंगल को और चेंज किया गया, उसकी एंगल और बढ़ाई गई 45 से 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में हाइट तो ज़्यादा गेन कर रहा है, लेकिन रेंज क्या हो रही है, रेंज वही हो रही है जो आपके पास 30 डिग्री की रेंज थी, वो उसी रेंज पे 60 डिग्री की रेंज भी आ रही है। उसके बाद फिर एंगल को और चेंज किया गया, दैट इज 75 डिग्री। तो 75 डिग्री पे आपकी जो रेंज आ रही है वो कितनी आ रही है, वही आ रही है जो 15 डिग्री पे। इस हिसाब से यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया है वो है 99 मीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से ये रेंज का वैल्यू भी यहाँ पे दिया गया है एक्स एक्सिस पे, हाइट भी यहाँ पे दी गई है। मतलब जिसकी एंगल बढ़ा रहे हैं तो वो हाइट ज़्यादा गेन कर रहा है, जिसकी एंगल कम है वो हाइट कम कर रहा है। लेकिन 45 एक ऐसी एंगल है जहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में 45 डिग्री की एंगल पे रेंज जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज मैक्सिमम रेंज। तो मैक्सिमम रेंज इज अचीव्ड एट 45 डिग्री। उसके बाद लॉन्च एंगल्स ऑफ थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा गिव द सेम रेंज। इसका मतलब है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री आपको क्या दे रहा है, सेम रेंज दे रहा है। तो थीटा का वैल्यू अगर 60 है तो 90 में से 60 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसी हिसाब से 90 में से 30 को माइनस किया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री पे आपकी रेंज जो है वो सेम आ रही है। ठीक हो गया, क्लियर हो गई बात। हॉरिजॉन्टल रेंज हमने मालूम किया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमने मालूम किया, और मैक्सिमम रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम रेंज जो होती है वो किस पे होती है, एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। बाकी उसके बाद एक लॉस एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन वो कौन सा है, दैट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हमने हाइट के लिए फार्मूला ड्राइव करना होगा कि इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन, डेरिवेशन क्या होनी चाहिए, वो फार्मूला क्या होना चाहिए, ताकि अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आपने इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, तो हाइट आप कैसे मालूम करोगे। टाइम का जो फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी हमने फार्मूला ड्राइव किया। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल रेंज भी उसकी देख ली, तो उसके लिए भी हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज किस एंगल पे होता है वो एंगल भी हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ली। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के ऊपर। वी नो दैट एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है। We can calculate the same by this formula. वो फार्मूला कौन सा है, that is the third equation of motion. 2as is equal to vf square minus vi square. 2as is equal to vf square minus vi square. as a, अब a का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, a is equal to minus g, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ जा रहा है। s is equal to h, s क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि हमें हाइट का फार्मूला मालूम करना है, हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, तो s की जगह पे हमने h यहाँ पे पुट करना होगा। vf फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, वो vy है, तो vf इज इक्वल टू vy हो जाएगा। और उसके बाद अगर हमारे पास vi भी है तो vi आपका किसके इक्वल होता है, v नॉट y के इक्वल होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले में ये वाले सारे वैल्यूज जो है वो हमने पुट करने, 2 हमने सेम रख दिया, a की जगह पे माइनस जी आ गया, s की जगह पे h आ गया। उसके बाद वी एफ स्क्वायर है तो यहाँ पे वी वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वी आई स्क्वायर है तो वी आई आपका किसके इक्वल है, वी नॉट वाई, तो ये भी स्क्वायर हो गया। बट वी नो दैट वी नॉट वाई जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो वी नॉट साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2
इंटू माइनस जी इंटू एच इज इक्वल टू क्योंकि वी वाई आपके पास क्या है, मैक्सिमम हाइट के लिए जब हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचेगा तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वी वाई की जगह पे जीरो आ गया, माइनस वी नॉट स्क्वायर है, वी नॉट वाई स्क्वायर है, तो वी नॉट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसमें भी होल स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें h मालूम करना है, हाइट मालूम करनी है, मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, तो h इज इक्वल टू h आपका इज इक्वल टू किसके है, माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब h के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस टू जी, ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू सिर्फ क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब ठीक है, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये वाली माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज एच इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दैट इज वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g विच इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये फार्मूला आ गया हमारे पास किसके लिए, अगर हमने मैक्सिमम हाइट उसकी मालूम करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो उसके लिए हम इक्वेशन जो यूज करेंगे दैट इज वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक हो गया, अच्छी तरह से चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अगर आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया, इसके सारे एक्सप्रेशंस एग्जांपल्स वगैरह आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गए, समझ में आ गया, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी। ये आपके पास ये मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी मैक्सिमम हाइट कहलाती है। थैंक यू।